जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको एक जगह पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दे सकते हैं और साथ ही साथ लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में और आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। आज है दोस्तों सैटरडे 7 दिसंबर 2024 और दिसंबर का ये वीक कंप्लीट होने वाला है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन को यहाँ पे मुद्दा बनाया गया, यानी हाई इन्फ्लेशन के बावजूद भी आरबीआई ने अपना रेपो रेट कट किया नहीं है। रेपो रेट क्या होता है उसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लेशन कई डिटेलिंग में इसका दे चुका हूं कई बार, इसको भी देखा जाएगा, रेपो रेट देखा जाएगा। उसके बाद आता है CRR, ये भी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी देखा जाएगा जो इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे विक्रम मिस्री हैं, ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं। भारत की तरफ से ढाका जाएंगे बांग्लादेश और देखेंगे क्या क्या जो टेंशन है वो किस प्रकार से बढ़ रही है, उसका रिजोल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट और ढाका गवर्नमेंट मिलकर यहाँ पे कार्य करेगी। तो देखते हैं, जाते हैं क्या चीजें निकल के आती है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री यहाँ पे ये चीजें बोल रही है। ढाका की अगर डिटेलिंग को देखें तो ये चारों तरफ से अगर देखा जाए तो भारत से घिरा हुआ है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल कवर करता है, तो 1 साइड 2 साइड 3 साइड यहाँ पे, और म्यांमार से बॉर्डर भी टच करता है। तो मेघालय ऊपर हो गया, नेपाल से बॉर्डर नहीं टच करता है, याद रखिएगा ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं करता है। वेस्ट बंगाल की बात करें इधर से करता है। उसके कुछ प्रोविंसेज हैं, रंगपुर, राजशाही, खुलना, बरिशाल, ढाका, सिलहेट और चिटागोंग। यहीं से निकल के आते हैं आपके यूनुस खान जी, जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये थी पूरी डिटेलिंग बांग्लादेश को लेकर के, थोड़ी सी ब्रीफिंग। अब अगर सही मायने में इस चीज को हम लोग देखें कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो आरबीआई यहाँ पे तय करती है कि क्या क्या चीजें चलेंगी, कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, ये सारी जिम्मेदारी किसको दी गई है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को दी गई है। ये कमेटी आरबीआई को सुपुर्द करती है पूरा डिटेलिंग। तो यहीं पे बात करी जा रही है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है। अगर सही मायने में देखें तो यहाँ पे रेपो रेट ऐसे ही 6.5% पे अनचेंज रखा गया। अब हम सबसे पहले देखेंगे शुरुआत इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग से, जो आपके एग्जाम्स को लेके काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसकी चीजों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एमपीसी से शुरुआत करते हैं, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये रिस्पॉन्सिबल होती है, इसी के पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि किस प्रकार से इंटरेस्ट रेट इंडिया में होगा। ये क्या होता है इंटरेस्ट रेट? मतलब एक बैंक जो आपको चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट, और आप जो बैंक से इंटरेस्ट रेट लेते हैं, ये चीजें निर्भर करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे, याद रखिएगा। और एटलीस्ट यहाँ पे 4 टाइम्स ए ईयर इसकी मीटिंग होनी चाहिए, एक साल में कम से कम 4 बार। इसके मेंबर कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पे 6 मेंबर होते हैं। 3 ऑफिशियल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होते हैं और 3 एक्सटर्नल मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन होता है एक्स ऑफिशियो ऑफ दिस कमिटी। कौन सी कमिटी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की यहाँ पे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। डिसीजन की अगर बात करें यहाँ पे तो ये मेजॉरिटी से लिया जाता है गवर्नर, और गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है, यानी शुरुआत में वो वोट नहीं कर सकता। अगर टाई अप होता है तो वोट करने का पावर उसको दिया जा रहा है, उसी को कास्टिंग वोट यहाँ पे बोला जाता है। 2 से लेके 4% के आसपास इन्फ्लेशन को टारगेट करके रखने की जरूरत है, यानी 2 से लेके 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए टोटली। तो 2%, 4% और अपर जो टॉलरेंस है 6%। इसी 2 प्लस माइनस की बात करी जाती है, याद रखिएगा, 2 प्लस माइनस की बात करी जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1934 में, और इसको फिनांस एक्ट यहाँ पे अमेंड करके 2016 में एमपीसी का निर्माण करी जाती है। यही एमपीसी है जो 2016 में स्थापना करी जाती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेकर के आती है गवर्नमेंट में इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत। ये चीजें अब आ रही हैं। यही कमेटी आंसरेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, याद रखिएगा। और इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है
यहाँ पे तो जो भी चीजें प्रिस्क्राइब्ड है 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में वो चीजें ये रिपोर्ट थमाती है, किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे चीजें देती है। यहाँ पे कही जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एमपीसी, जो ये टेक्निकली एडवाइजरी कमेटी हुआ करता था पहले अगर देखा जाए तो। बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी ये क्या था? टीएसी, जिसे हम टेक्निकली एडवाइजरी कमेटी कहते हैं। ये तो हो गई एमपीसी की, इसकी फंक्शनिंग हम लोग जाने। अब हम लोग देखेंगे रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट भी क्या होता है, ये सब देखेंगे। सीआरआर क्या होता है, ये सब देखेंगे। तो रेपो रेट की अगर बात करें, यहाँ पे देख रहे होंगे जब भी रेपो रेट यहाँ पे चलेगा तो रेपो रेट का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया के बीच ये चीजें होती हैं। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है किसको? कॉमर्शियल बैंक, कोई भी कॉमर्शियल बैंक, एसबीआई बैंक हो गई, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, इस प्रकार की बैंक कॉमर्शियल बैंक है। इनको जब लोन देता है तो याद रखिएगा एक इंटरेस्ट पे देता है, उसी रेट को रेपो रेट बोलते हैं। तो अगर इनको लोन दे दिया आरबीआई, क्लियर समझिएगा, यहीं पे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। इन्हीं को अगर कॉमर्शियल बैंक को लोन दिया किसी फिक्स अमाउंट पे 2% 4% जो भी अमाउंट हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को दिया, तो इसका मतलब क्या? मार्केट में पैसा आएगा जिसको आप बरोवर या ये जो भी सिविलाइजेशन सिटीजन है वो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मार्केट में मनी फ्लो होगा, मनी फ्लो होगा तो उसी चीज को कंट्रोल करता है यहाँ पे आरबीआई। याद रखिएगा ये इसके इंस्ट्रूमेंट है कि हमें पैसा भेजना है मार्केट में, कितना कितना निकालना है। इस तरीके से इकोनॉमी चलती है। अब इसी का उल्टा देख लीजिए, इसी का उल्टा, जब यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को एक विशेष इंटरेस्ट फिक्स करके यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करता है और इनको पैसा देता है, किसको? आरबीआई को। तो यहाँ पे जब ज्यादा लिक्विडिटी हो जाती है मार्केट में, लिक्विडिटी का मतलब ज्यादा मार्केट में पैसा मनी हो जाती है, उसको कम करने के लिए कॉमर्शियल बैंक से यहाँ पे पैसा ये चीजें ले लेता है। कॉमर्शियल बैंक इनको पैसे डिपॉजिट कर देते हैं जिसके कारण मार्केट में पैसे घट जाते हैं, और यहाँ पे पैसे बढ़ाने हैं तो रेपो रेट ये चीजें होती हैं, तो इंक्रीज करना पड़ेगा, मार्केट लिक्विडिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पैसे डिपॉजिट करता है और जिसके कारण मार्केट में बरोवर को ज्यादा पैसे मिलते नहीं है। तो ये सब दोनों इंस्ट्रूमेंट हैं, याद रखिएगा। आशा करते हैं चीजें मैं समझाने में सफल हो गया हूँगा। दूसरा निकल के आता है कैश रिजर्व रेशियो। तो याद रखिएगा जो भी हम लोग पैसे जमा करते हैं बैंक्स में, ठीक है, वो बैंक्स क्या करता है, एक फिक्स अमाउंट होती है, उस अमाउंट को आरबीआई के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उस पर रखती है। याद रखिएगा उस सेंट्रल बैंक के अंतर्गत रखती है, उसे कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। यानी जब भी आपके कंज्यूमर को, जो भी कंज्यूमर है उनको अगर पैसे की विड्रॉल की आवश्यकता हो तो आप पैसा उन्हें प्रोवाइड कर सकें, इसीलिए अमाउंट यहाँ पे आरबीआई के पास रहती है। तो ये सीआरआर परसेंटेज जो है डिटरमाइन किया जाता है आरबीआई के द्वारा, और टाइम टू टाइम बैंक्स यहाँ पे डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट, इस पे बैंक को इंटरेस्ट नहीं देता है। याद रखिएगा किसको? आरबीआई बैंक को इंटरेस्ट इसमें नहीं देता है, और यह एक टूल है कि किस प्रकार से इन्फ्लेशन को मैनेज किया जाए, ये सीआरआर रेशियो के तहत होती है। तो यही थी पूरी डिटेलिंग जो मुझे आपको देनी थी इस आर्टिकल को लेकर के। पूरा इश्यू यही चल रहा है। सही मायने में कहा जा रहा था यहाँ पे कि रेपो रेट थोड़ा सा कटता तो चीजें चलती, लेकिन अब जो इकोनॉमी चल रही है उसके अनुसार आपको मैं यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ। तो यही चीजें हैं पूरी, जो आरबीआई का रोल है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रोल है, सारा डिटेलिंग यहाँ पे मैं बता दिया। आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आई है। दोस्तों अगर समझ में आ रही है चीजें, आपको अच्छी लग रही है वीडियो, तो फेसबुक पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सकती है। और इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया नेटवर्क साइट पे शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं अगर आपको इस वीडियो का अपडेट चाहिए, इस चैनल पे अपडेट चाहिए। तो ये जो भी चीजें हैं आप कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं उसको मैं कंपाइल करके आपके सामने लेकर के आता हूं। ट्राइबल वुमेन एक विशिष्ट अपनी पहचान
अपनी कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल को रिजेंबल करती है। कहीं भी किसी भी कंट्री की ट्राइबल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिमसा एक ट्राइब है दोस्तों, इसी ट्राइब की हम बात कर रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश की ट्राइब है। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, दिमसा ट्राइब किस राज्य का है। तो यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी थी ऑल इंडिया पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट। याद रखिएगा, तो यहाँ पे ये अपना फोक डांस चल रहा है इनका। कौन सा ट्राइब? तो दिमसा ट्राइब। ये चीजें याद रखिएगा, दिमसा ट्राइब आंध्र प्रदेश की। तो छोटी सी चीजें हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन में ये चीजें आ जाती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निकोबारीज की बात करी जा रही है, निकोबार आइलैंड की। तो इनका एंसेस्ट्रल कनेक्शन देखा गया। एंसेस्ट्रल कनेक्शन मतलब इनके पूर्वज की बात करी जा रही है, जो एस्ट्रो एशियाटिक पॉपुलेशन से निकल के आ रहे हैं। तो ये नई स्टडी हुई है, इसी पे पता चला है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एस्ट्रो स्टेटिक पॉपुलेशन से निकल के आए हैं, जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पे चीजें मिल रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5000 साल पहले से यहाँ पे चीजें, इनकी कनेक्टिविटी देखी गई है। पहले कहा जा रहा था कि हाँ यहाँ पे, तो निकोबार को पहले कहा जा रहा था ये होलोसीन पीरियड से आए हैं, लेकिन यहाँ पे होलोसीन वाले चीजों को समाप्त करके बोला गया यहाँ पे नया रिसर्च में 5000 साल पीरियड, यहाँ पे 5000 ईयर्स एगो से यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। तो इनकी पहचान हुई है एस्ट्रो एशियाटिक पॉपुलेशन के अनुसार, जो चीजें आपको पता होना चाहिए। CSIR का इसमें रोल है, CCBM का इसमें रोल है, ये चीजें पता करने के लिए। अब बात आती है निकोबार आइलैंड की दोस्तों, तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। निकोबार की जब भी बात आती है तो यहाँ पे आपका अंडमान एंड निकोबार इस द्वीप समूह की हम बात करते हैं, जो बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थल है। कभी जाइएगा आप लोग तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा यहाँ पे। और इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग यहाँ पे देखें तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अच्छा, इसकी जुडिशरी कहाँ से डील करती है, ये मेरा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ये मेरा प्रश्न है आपसे, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब देखा जाए यहाँ पे, तो यही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, जो यहाँ पे चीजों को आपके सामने मैं रखा हूं। अंडमान सी और इंडियन ओशियन, ये दो प्लेसेस हैं, समझ सकते हैं। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, जहां पे यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर आपका है। तो पोर्ट ब्लेयर लोअर अंडमान में है। उसके बाद आता है लिटिल अंडमान, और इस लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आता है 10 डिग्री चैनल। इसी 10 डिग्री चैनल को लिटिल अंडमान को और कार निकोबार को सेपरेट करता है। ये 10 डिग्री चैनल यूपीएससी कई बार क्वेश्चन यहां से बनाई है, और स्टेट पीसीएस तो कई बार इससे क्वेश्चन बनाया है। तो यूपीएससी 1-2 बार यहां से क्वेश्चन रखी है, और स्टेट पीसीएस में लगभग बहुत सारे जो पब्लिक सर्विस कमीशन है यहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे आइलैंड्स भी यहाँ पे आपको जानना। तो निकोबार आइलैंड द्वीप समूह ये रहा, अंडमान आइलैंड द्वीप समूह आपका ये रहा। यहाँ पे बोमपाका, नौनकौरी और ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, कचाल, तारसा ये आइलैंड ग्रुप है। अगर और डिटेलिंग से देखा जाए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये डंकन पासेज है, जिसकी 27 नॉटिकल माइल डिस्टेंस है। तो ये कहाँ से, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को यहाँ पे इन दोनों के बीच में डंकन पासेज हैं। याद रखिएगा, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और उसके नीचे आता है आपका लिटिल अंडमान, जो 10 डिग्री चैनल यहाँ पे बनाता है। 10 डिग्री चैनल के बाद आता है आपका कार निकोबार, इन्हीं दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल आता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। डंकन पासेस किसके बीच, तो अंडमान के बीच, जो साउथ और लिटिल है उसके बीच में डंकन पासेस आते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच यहाँ पे 10 डिग्री चैनल आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। सोमबेरो चैनल की अगर बात करें तो निकोबार आइलैंड के आसपास यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मुझे बतानी है। यहाँ पे सही मायने में अगर देखें तो पूरी डिटेलिंग यहाँ पे आपको मिल गई है। सैडल पीक की बात करें, माउंट हैरियत पीक की बात करें, तो इसी रीजन में ये चीजें मिलती हैं। कितने नेशनल पार्क है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कितने नेशनल पार्क यहाँ पे अंडमान और निकोबार में
पाए जाते हैं? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। इससे क्या होगा दोस्तों, एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा जो आपको कभी भूलेगा नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ, जो यहाँ पे निकल के आ रही है उस चीज़ों को देखा जाएगा। सिलिका स्कार, सिलिका मतलब जो भी सैंड माइनिंग होती है उस चीज़ की यहाँ पे बात करी जा रही है। वो डरा रहा है आज के डेट में क्या, तो पूरा का पूरा एडिटोरियल इसी चीज़ पे यहाँ पे फोकस कर रहा है कि किस प्रकार से जो लेबर वर्कर हैं, जो माइनर हैं, जो खुदाई कर रहे हैं, कहाँ पे, सिलिका माइन में। तो सिलिका माइन में खुदाई करते समय उनको क्या हो जा रहा है, सिलिकोसिस। ये सिलिकोसिस क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा पीछे जा करके, तो ये जो सिलिका डस्ट है वो आपके एल्वियोली, एल्वियोली क्या होता है, ये छोटे छोटे एयर सैक होते हैं छोटे छोटे, उनमें जा करके ये ट्रैप हो जाता है। ये छोटे छोटे जो सैक हैं इनमें जा करके ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण आपको सिलिकोसिस डिजीज हो जाती है। इसको लंग प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों की डेथ भी हो रही है। इसी डिजीज के ऊपर यहाँ पे एडिटोरियल निकली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार ये चीज़ें आदमी को बहुत बुरी कंडीशन में ले आकर के रख देती है। तो इंडिया की अगर ग्रोथ इतनी एस्पायर है, मतलब इंडिया इतना इच्छुक है अपना ग्रोथ कराने के लिए, तो हम इस चीज़ को फोकस करना पड़ेगा कि जो भी नेशनल माइनिंग इंडस्ट्री यहाँ पे चल रही है और एक्सट्रैक्ट कर रही है मिनरल को यहाँ पे, तो उसको सही प्रकार से देखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत तीव्र गति से यहाँ पे माइनिंग होती है इसी सिलिका की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे ढोया जा रहा है लेबर के द्वारा। इनके ऊपर मास्क भी नहीं है यहाँ पे, तो ये लोग पहने हैं एक लोग। अब इतने लोगों में से क्योंकि लिटरेसी नहीं है उतनी, स्किल्ड नहीं है उतनी, अवेयरनेस उतनी नहीं है, तो ये लोग उसके बारे में उतने जानते हैं नहीं। ऊपर से पॉवर्टी जो है पूरा का पूरा प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है हर एक फील्ड में। अगर देखा जाए तो पॉवर्टी सबसे बड़ा ये अभिशाप है, ये अगर देखा जाए सही मायने में, तो जिसके कारण इनको इस बात की क्या खबर है कि आप क्या करें। इनको इस चीज़ की खबर है कि एक दिन कर रहे हैं हमें 500 रुपये, 400 रुपये या फिर 200 रुपीज़ हमें मिल जाए ताकि हम अपने बच्चों को कुछ खिला लें, बस यही से मतलब है इनको। तो इन लोगों को प्रॉब्लम हेल्थ की आ रही है, जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम निकल के आ रही है, जिसे सिलिकोसिस बोला जा रहा है। उसी सब चीज़ों को यहाँ पे देखा जा रहा है। यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात करें, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड की बात करें, तो यहाँ पे अपना अपना ये व्यूज़ दिए हैं बहुत सारे चीज़ों पे। सिलिकोसिस पे ये लोगों ने बताया है कि ये जो हैजार्डस स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश हो गई, यहाँ पे भी माइनिंग होती है, लेकिन यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत सही नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। बहुत सारे वर्कर हैं, जैसे कि जवान भी वर्कर हैं लोग, वो यहाँ पे इस चीज़ का प्रयोग से इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। इन्फेक्ट का मतलब उनको लंग डिजीज हो जा रही है। ये कोई इन्फेक्शन तो है नहीं, लेकिन लंग डिजीज हो रही है। तो सिलिका जो डस्ट है, इसी डस्ट को क्या करते हैं, ये इनहेल करते हैं, किसमें, इस लंग में। क्योंकि हम लोग जहाँ रहेंगे उसी में, अभी रिसेंटली अगर बात करें दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 5 AQI को इनहेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि जो इसी के एरिया में रह रहा है उसकी परिस्थिति को आप समझिए क्या कर रहा होगा वो। तो इसी सिलिका की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो ये जो है एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन में 2020 में ये सब चीज़ें लाई गई थी कि भैया जो भी ये वर्कर हैं जो हजार्डस हैं उनके लिए तो हम कुछ कर ही सकते हैं हेल्थ को लेकर के। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी को लेकर के इनके द्वारा कि स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल और ये चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि इनकी सेफ्टी सही से हो रही है कि नहीं। समय समय पे डॉक्टर भी प्रोवाइड किया जाए कि चेक करें तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या नहीं। तो सिलिकोसिस प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें डॉक्टर भी वहाँ पे जाते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस बता देते हैं सिलिकोसिस के जगह। तो ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी वहाँ पे अपना पता नहीं क्या उनको समझ में आता है, बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम होगी, वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन वहाँ पे वो क्या बोल देते हैं कि ये सिलिकोसिस, ये ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये एनजीटी भी इस प्रकार के कंसर्न को अथॉरिटी को समझ रही है, संज्ञान में ले रही है, लेकिन जो माइनर वर्कर उनकी वेलफेयर यहाँ पे रुक जाती है। क्यों? क्योंकि कंट्री तो एक है जिसे हम इंडिया बोल रहे हैं, और इंडिया जैसी कंट्री में दोस्तों हर तबके के लोग हैं। एक गरीब जो 100 रुपये भी नहीं कमा पाता है, और एक अमीर जो एक दिन में 5,000 करोड़ रुपए की उसकी अर्निंग है। तो ये बहुत ही बड़ा ह्यूज इनकम का गैप
वाली कंट्री है। तो इस इमिशन को, अब यहाँ पे खुदाई होगी, माइनिंग होगी, तो इमिशन होगा, क्लाइमेट का भी प्रॉब्लम निकल के आएगा। तो केवल एक ही प्रॉब्लम नहीं है, वो डिजीज और हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे क्लाइमेट का भी प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। हेल्थ केयर कवरेज यहाँ पे सही से हो नहीं पा रहा है, लो लिटरेसी की प्रॉब्लम चल रही है, पहले ही बताया। वर्किंग कंडीशन पुअर हो रहा है, मेडिकल एड सही से नहीं दिया जा रहा है, वर्कर इस चीज़ को टॉलरेट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इन कंडीशंस को जब आप देखेंगे, ये पिक्चर आपको बहुत सारा चीज़ें बयां कर रहा होगा कि ये लेडी क्यों मजबूर है यहाँ पे कुछ पैसों के लिए इस इतने हैवी पॉल्यूशन वाले एरिया में कार्य करने के लिए। तो यहाँ पे इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए? अल्टरनेट यहाँ पे इस एडिटोरियल में यही बताया गया है कि कम से कम जो डॉक्टर हो वो चीज़ें बताए कि अगर सिलिकोसिस है तो सिलिकोसिस बताए, टीबी है तो टीबी बताए, कम से कम वो अपनी ड्यूटी पूरा करे। दूसरा, जो रूल्स और रेगुलेशन डाली गई है स्टेट के अंतर्गत, वो चीज़ें यहाँ पे फॉलो हों और इम्प्लीमेंट हों सही मायने में। वर्कर की सेफ्टी की ध्यान तभी रखी जाएगी जब वर्कर को यहाँ पे आप अवेयर भी करेंगे उस चीज़ के बारे में कि भाई प्रॉब्लम है, मास्क पहनो, और यहाँ पे धूल धक्कड़ थोड़ा सा कम हो, इस प्रकार की सुविधाएं हो। तो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग अगर करेंगे माइनिंग में और सिस्टमेटिक तरीके से हम माइन करेंगे चीज़ों को, तब जा करके यहाँ पे चीज़ें कुछ हद तक कम हो सकती है। तो यही थी पूरी डिटेलिंग, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के काफ़ी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आया है ये दोस्तों, और आपको अगर हम सही मायने में बताएं यहाँ पे, तो ये एडिटोरियल कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को कवर करेगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करी जा रही है दोस्तों PLI स्कीम। इस स्कीम की बात करें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इसको बोला गया, यानी आप प्रोडक्शन करिए, आपको जो है गवर्नमेंट चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, आपको एक इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, जिसके कारण भारत में क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होड़ लगी हुई है। जो कंट्री से निकल के यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्री बैठा रहे हैं, कंपनी को बैठा रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको गवर्नमेंट इंटेंसिव दे रही है। तो यहाँ पे इंटेंसिव गवर्नमेंट उनको दे रही है, किसी भी रूप से फायदा करा रही है, चाहे वो टैक्स के रूप से हो गई, चाहे उनके पैसे देने के रूप से हो गई, किसी भी प्रकार से उनको बेनिफिट अगर दे रही है गवर्नमेंट, तो एक प्रकार से इंटेंसिव उनको मिल रही है, जिसके कारण उनका फायदा हो रहा है। तो ये चीजें अगर सही मायने में जो चल रही हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मोबाइल कितनी सारी अभी रिसेंटली आई हैं, एप्पल ने भी लेके आया आपके मुंबई में। तो ये सब चीजें इसी PLI स्कीम ने अट्रैक्ट करी हैं। इसका काम यानी ये गवर्नमेंट की पॉलिसी कार्य कर रही है, लेकिन हमें सही मायने में देखना पड़ेगा, लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम इसमें चीज़ें निकल के आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी टेक्सटाइल हो गई, ऑटोमोबाइल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल हो गई, इन सब कंपनियों ने अपना इन्हेंस किया है, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट किया है, और जॉब क्रिएशन भी हुई है, कोई इसमें डाउट नहीं कर रहा है। यहाँ पे चीज़ें ये कार्य कर रही हैं PLI स्कीम। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाया है, कौन सा? एनुअल सर्वे में ये चीज़ें मिली हैं। तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ASI की बात करें तो यहाँ पे 22-23 में चीज़ें निकल के आई हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है PLI स्कीम की और सेक्टोरल परफॉर्मेंस की, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो कंपनी यहाँ पे ला रहा है उसको तो बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या दे रहा है, इंटेंसिव दे रहा है। याद रखिएगा, एक ऊपरी कमाई हो जाती है इंटेंसिव अगर बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी ये स्कीम है PLI। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव स्कीम यहाँ पे चल रहा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट रजिस्टर करी गई है। कितना ग्रोथ रेट? यहाँ पे देखिए 21.5% का आउटपुट ग्रोथ रेट मैन्युफैक्चरिंग में आया है, जबकि ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो 7.3%, बहुत बड़ा होता है, कम नहीं है ये। अब यहाँ पे बेसिक मेटल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, कोक की बात करें, रिफाइंड पेट्रोलियम की, फूड प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट, मोटर व्हीकल, सारी की सारी चीज़ों में कलेक्टिविटी 58% यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यहाँ पे ली हुई हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे दोस्तों, तो जो रिकवरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ASI सर्वे में बहुत वाइटल सोर्स के रूप में रजिस्टर किया गया है। उसमें क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो जो फैक्ट्री है, मान लीजिए 10 वर्कर हैं, कुछ यहाँ पे
20 वर्कर हैं और उनके पास पावर नहीं है, तो इस चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। हेल्दी डबल डिजिट एक्सपेंशन हुआ है, ग्रोथ रेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आउटपुट हुई है, और कोविड-19 जो आया था और उस सेशन में देखें तो थोड़ी सी डाउन जाती है, लेकिन बाद में फिर हम इम्प्रेसिव ग्रोथ आउटपुट निकल के आ रही है 22-23 में, यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यहाँ पे स्लोली चल रहा है और स्टीडली चल रहा है, यानी फिर भी उसके बाद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई तीव्र गति नहीं चल रहा है, क्योंकि पहले की तुलना में कुछ हद तक हम लोग सही चल रहे थे, लेकिन फिर भी स्लोली स्टीडली चल रही है चीज़ें। उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। किस सेक्टर की? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चर सेक्टर यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो भी अभी भारत में चीज़ें चल रही हैं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, ये सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म की आवश्यकता है। क्यों रिफॉर्म बोला? तो कहीं ना कहीं यार इस प्रॉब्लम को देखिए, पहले की बात करी जा रही है क्या, कोविड एरा की, तो यहाँ पे सही अगर चल रहा है तो 22-23 के सेशन से यहाँ पे फ्लक्चुएशन थोड़ी सी दिखी। हालांकि ग्रोथ हो रही है, ये नहीं कहा जा रहा कि ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन उस स्कीम के बावजूद भी थोड़ी सी यहाँ पे रुकी रुकी ग्रोथ दिखाई जा रही है। उसी पीएलआई इंसेंटिव लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे फोकस करने की जरूरत है। केवल पीएलआई स्कीम मतलब कैपिटलिस्ट क्लास जो कंपनी ला रही है उनको बेनिफिट करने का मत सोचिए, यहाँ पे लेबर के कल्याण के लिए भी सोचिए, लेबर इंटेंसिव भी लेकर के चीज़ें आई है। यहाँ पे ये बातें बोल रहे हैं, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें, अपैरल हो गई, लेदर हो गई, फुटवियर कंपनी हो गई, फर्नीचर हो गई, इनके लिए भी, और साथ ही साथ इंडस्ट्री जैसे कि एरो स्पेस हो गए, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गए, इन सब चीज़ों में भी ग्रोथ फ्रंटियर हमें देखना पड़ेगा। ये चीज़ें याद रखिएगा, जिसमें हमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी न रखनी पड़े। तो ये कुछ सेक्टर हैं जो हमें सही प्रकार से लेकर के चलना पड़ेगा। अपनी ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी बढ़ानी पड़ेगी, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा रिसर्च को, डेवलपमेंट को, और एडवांस करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को। इस गैप को हमें सही प्रकार से आउटपुट ग्रोथ के आसपास लेकर के आनी पड़ेगी, तब ये जीबीए ग्रोथ सही प्रकार से चलेगा। जो आपका एनुअल सर्वे इंडस्ट्रियल डाटा यहाँ पे दिखा रहा है वो यही कह रहा है कि प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसमें कोई नहीं डाउट है, लेकिन हमें एक लेबर इंटेंसिव क्लास को भी फोकस करना पड़ेगा। अगर लेबर की बात करें तो देखिए इनके ऊपर कौन फोकस करेगा, यहाँ पे अगर बात करें इनके ऊपर कौन फोकस करेगा, हम ही लोग करेंगे। तो यहाँ पे ले करके चलना पड़ेगा कंट्री के सारे लोगों को, और यहाँ पे जो लैंडिंग कॉस्ट इन द कंट्री है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई कंपनी आई यहाँ पे अपना रखी, उसकी जो कंपनी की कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो ये एक प्रॉब्लम है, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमें और सुधारना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा टैरिफ, और तब जाकर के यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि 0 से लेकर 2.5% तक रॉ मटेरियल पे चल रहा है इंपोर्ट टैरिफ, और यहाँ पे 2.5 से 5% इंटरमीडिएरी, 5 से 7.5 यहाँ पे फिनिश्ड गुड, इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। तो हमें सही प्रकार से लेकर के चलना पड़ेगा। इंडस्ट्री की एक्टिविटी उस पर हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जो इम्बैलेंसेज है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश कलेक्टिवली अकाउंट कर रहा है क्या, ओवर 50% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग जीबीए, जो 55% ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे निकाल के लेके आ रहा है। तो ये मात्र क्यों कुछ ही स्टेट हैं, ये देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात और महाराष्ट्र, इन्हीं 4-5 स्टेटों में अगर 54% के आसपास निकल के आ रही है आपका टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, तो बाकी के 20 से 24 स्टेट क्या कर रहे हैं, उनका रोल कितना है, तो सोचना पड़ेगा इंडिया जैसी कंट्री को, तभी तो आप कंपटीशन कर पाएंगे चाइना जैसी कंट्री को। तो हमें इन चीज़ों पे फुल कैपिटलाइज करनी पड़ेगी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को। केवल यहीं पे हमें कंसंट्रेट होके नहीं रहना है, इन्हीं स्टेटों में कंसंट्रेट होके नहीं रहना है, ये बात बोली जा रही है। यहाँ पे ये भी चीज़ें कह जा रही हैं कि स्टेट को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लैंड, लेबर, पावर, इन सब चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, जो फैक्टर कॉस्ट के रूप में, मार्केट फैक्टर कॉस्ट के रूप में आते हैं, लैंड, लेबर, पावर। फोकस करने की जरूरत है एमएसएमई की और वुमेन की। देखिए दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एमएसएमई की जब बात करते हैं तो इसका पूरा चीज़ें क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है, छोटे छोटे लघु उद्योग की बात करी जा रही है, जो गली गुच्चों में होती हैं, छोटे शहरों में होते हैं, छोटी छोटी
अपनी कैपेसिटी के अनुसार ये कार्य करते हैं। तो उसी को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा हमें बढ़ाने की ज़रूरत है वर्कफोर्स के रूप में। तो एक अगर सही मायने में देखें तो 30-40% महिलाएं होम हाउस वाइफ यहाँ पे कार्य करते हैं, तो उनको भी अगर इंडल्ज किया जाए इन चीज़ों में तो कहीं ना कहीं भारत की जीडीपी और जीबीए दोनों आउटपुट सही होंगे। इसी की बात करी जा रही है। 60 मिलियन यहाँ पे एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 45% ऑफ इंडिया जीडीपी। ये देखिए एमएसएमई 45% इंडिया के जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है और 60 मिलियन पीपुल को एम्प्लॉय कर रहा है, ऑलमोस्ट 6 करोड़ लोगों को। सोच के देखिए, ये इंपावर करता है इंटरप्राइजेस को, तो हमें इसमें इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। फीमेल वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमें सही दिशा में लेकर के चलेगा। इस चीज़ की हमें क्या ज़रूरत है, फीमेल वर्कफोर्स की, तब जाकर के इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। ये नहीं केवल मेल का ही डेवलपमेंट हो, तो ये चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है इंडियन इकोनॉमी को। अगर 2047 तक हम डेवलप्ड होना चाहते हैं तो इन चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा, तभी बूस्ट होगी। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को अपने बूस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे 2027 तक अगर बात करें 2027 तक ये चीज़ें निकल के कैसे आ पाएंगी। तो ये प्रॉब्लम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सही करना पड़ेगा, तब ये हो पाएगी। अगर एमएसएमई की बात करी जा रही है तो एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ पे जीतन राम मांझी। स्टेट कौन संभालता है, यहाँ पे सुश्री शोभा जी। अगर एमएसएमई की डिटेलिंग को देखा जाए दोस्तों तो क्या डेफिनेशन है इसकी, तो एमएसएमई एक्ट आता है 2006 में, जो कि आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ पे डेफिनेशन अनाउंस किया जाता है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 13 मई 2000 को। क्या कि जो माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यूनिट हैं उनकी जो कैपेसिटी 1 करोड़ से बढ़ा करके जो होती है, कितनी होती है, 1 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ ऑफ टर्नओवर। किसकी, माइक्रो की, ये चीज़ें याद रखिएगा। और लिमिट ऑफ स्मॉल यूनिट कितना कर दिया जाता है, 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो और 50 करोड़ टर्नओवर हो। ये चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। दूसरा जो है मीडियम लिमिट 20 करोड़ से 100 करोड़ कर दिया जाता है, लेकिन इसमें और बदलाव हो जाता है दोस्तों। मीडियम इंटरप्राइजेज यहाँ पे 50 करोड़ कर दिया जाता है इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ टर्नओवर कर दिया जाता है। तो ये माइक्रो का क्या है, स्मॉल का क्या है, मीडियम। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का ये चीज़ें याद रखिएगा। टर्नओवर कितना है और इन्वेस्टमेंट कितना है, जो अभी मैं यहाँ पे बताया। ये एमएसएमई एक्ट 2006 के अंतर्गत आता है और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस यूनिट ये डिफरेंट चीज़ों को कंसीडर करता है। तो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ही है जो संभालते हैं जीतन राम मांझी, अगर कंकरेंटली बात करें तो। यही थी पूरी डिटेलिंग। आशा करते हैं चीज़ें जो आपको बताया यहाँ पे समझ में आया है। समझ है दोस्तों, अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसको फेसबुक पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस आसानी से पहुँच जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है किसको, मिचेल बैचलेट को। तो ये कहाँ से निकल के आती है मिचेल बैचलेट, आपकी चिलियन प्रेसिडेंट, यहाँ पे फॉर्मर चिलियन प्रेसिडेंट है। तो चिले कंट्री है साउदर्न अमेरिका में, याद रखिएगा। ये निकल के आ रही हैं, इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया। ये पीस प्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और ये पीस प्राइज उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो एक आउटस्टैंडिंग वर्क करता है एक विशेष फील्ड में शांति को लेकर के। तो ये ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं और प्रोमिनेंट वॉइस फॉर ह्यूमन राइट्स, पीस एंड इक्वालिटी को लेकर के ये बोलती रहती हैं। तो प्रेसिडेंट हैं मिचेल बैचलेट, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थी। अब ये इनको दिया जाएगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स को लेकर के काफ़ी सुर्खियों में रहती हैं। तो इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। याद रखिएगा कहाँ की हैं, चिली के हैं। बहुत सारा इशू निकल के आ रहा है। पिछले वीडियो में मैंने अच्छा से सीरिया को कवर किया था और आईएस का डिटेलिंग भी दिया था। तो यहाँ पे जो सीरिया जैसी कंट्री है दोस्तों, सीरिया जैसी कंट्री, यहाँ पे तुर्की के सपोर्ट से यहाँ पे सीरिया पे आईएस का यहाँ पे कब्जा पुनः कुछ सिटी पे हो रहा है। वो सिटी कौन कौन सी है, अगर देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि सिटी में जो रीजन है आपके क्या, एलेप्पो, हमा, होम, इसको भी अब होम बचा है वहाँ का, अगर सिटी देखें उसे भी ये कंट्रोल करने के लिए व्याप्त हुए। तो ये सबसे बड़ा प्रोविंसेस है वहाँ का स्टेट, इसको भी
वहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप हैं वो कहीं ना कहीं उसको भी कैप्चर करने के लिए फिराक में है। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है सीरिया के? तो बशर अल असद इनका नाम है, जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इस मुद्दे पे बात करी जा रही है कि अगर ये हमा को यहाँ पे कंट्रोल में ले रहे हैं और होम्स तक पहुंच जा रहे हैं। होम्स एक प्रोविंस है, अगर होम्स तक पहुंचे तो ये सबसे बड़ा सीरिया का प्रोविंस होगा। तो कहीं ना कहीं सीरिया का यहाँ पे फिर से डाउनग्रेड एकदम कंप्लीट तरीके से शुरू हो जाएगा। उसी की बात यहाँ पे करी जा रही है। तो देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ इजराइल पुनः बम्बार्डिंग किया है, जिसमें 29 लोगों की मृत्यु हुई है, मर्डर हुई है, जीनोसाइड हो रही है। तो हॉस्पिटल पे ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे जा रहे हैं? हॉस्पिटल में ही तो लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ पे ये रिपोर्ट गाजा सिविल डिफेंस सोसाइटी यहाँ पे चीज़ें बोली है। तो पूरी अगर डिटेलिंग देखेंगे तो आपको नॉर्थ गाजा को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। तो ये गाजा स्ट्रिप इजिप्ट से बॉर्डर भी टच करता है। लोकेशन देखिए, वेस्ट बैंक आपका यहाँ पे डेड सी से बॉर्डर टच करता है, जॉर्डन से बॉर्डर टच करता है, याद रखिएगा। लेबनान आपका मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर टच करता है, इजराइल से टच करता है। सीरिया आपका यहाँ पे बॉर्डर टच करता है लेबनान से और यहाँ पे जॉर्डन से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो ये बड़े में लोकेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपका प्यारा इंडिया। इंडिया से कुछ इस तरीके से लोकेशन निकल के आ रहा है। तो मेडिटेरेनियन वाला रीजन काफ़ी इशू है, खास करके वेस्ट एशिया की अगर बात करें, ये वाला पार्ट काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। यहाँ पे ट्रंप ने नाम दिया है फॉर्मर सीनेटर का, जो पर्ड्यू। तो यहाँ पे एम्बेसडर टू चाइना, ये चाइना में राजदूत के रूप में बनकर जाएंगे। देखते हैं इनकी गवर्नमेंट आती है तो किस प्रकार से पुनः जो पुराने लोगों को बुला रहे हैं, क्या पुराना ही ढर्रे पे ये कार्य करने वाले हैं? वो तो समय बताएगा डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। तो चीज़ें देखी जाएंगी दोस्तों। आशा करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट डिटेलिंग दिया आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो भी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। खास करके मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फेसबुक पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।